सबको पता है खान सर वर्सेस जो चल रही थी, विवाद चल रहा था, मैं लेकिन आज उसके बारे में नहीं, बल्कि खान सर की कोचिंग के सेंटर के बाहर जो गोलीबारी हुई, जिसे पूरी गंभीरता के साथ लेना चाहिए था, लेकिन अमूमन ये सबको पता था और कई जगह सोशल मीडिया पर चल भी रहा था कि खान सर जिस तरीके से बोल रहे हैं, आने वाले वक्त में इनकी दिक्कतें बढ़ने जा रही हैं। और ये देखिए हो गया, खान सर की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। किसी और ने नहीं बल्कि पटना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वो बात अलग है कि किस तरह के अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी कितनी गिरफ्तारियां हुई, उनको कैसे गिरफ्तार किया, कितने बुलडोजर चले, उससे लेना देना नहीं। पहले खान सर की गिरफ्तारी होना बहुत ज़रूरी है। गलती भी है, सवाल पूछ लिया था ना, इसलिए शायद ये भी वजह और भी क्या क्या वजह है दिखाऊंगा। वो बात अलग है कि मस्जिद के सामने खड़े होकर लंपटाई करने वालों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ वैसी ही कार्रवाई करने से ये बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस और सरकारें बचती नजर क्यों आती हैं, वो भी खबर दिखाऊंगा। एक और मस्जिद, एक मजार पाई जाती है अवैध। मसला वहीं से है जहां पर अभी हाल ही में 2 साल पहले शुरू हुआ था, पूरा हॉटस्पॉट बनाया गया था कि कैसे हिंदू मुसलमान किया जाए वही। और उसमें केवल नेता संगठन नहीं बल्कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी खुद पार्टी बनने के लिए तैयार बैठे थे, वो है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों दे डाली सीएम योगी आदित्यनाथ को सलाह, किस मसले पर सलाह दे डाली है, वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि अधिकारियों के प्रति जैसा रवैया है, वो सारी चीज़ें उसको लेकर है। और महंगाई बढ़ने वाली है भैया, मैं नहीं कह रहा भाई, मेरा चैनल नहीं, हम कोई अर्थशास्त्री थोड़ी ना है। अर्थशास्त्री तो वो खिलाते हैं जो कहते हैं हम प्याज नहीं खाते, प्याज के दाम बढ़े तो क्या दिक्कत। अर्थशास्त्री तो वो हैं जो कहते हैं डॉलर के मतलब रुपये के दाम रुपया गिर नहीं रहा बल्कि डॉलर चढ़ रहा है, ऐसे ऐसे अर्थशास्त्री हैं। अब एक ऐसा ही आ गया कि कह दिया कि महंगाई तो बढ़ने जा रही है, तैयारी रहे करके रखें। और भी कई खबरें दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजवल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक खबर निकल कर आई, देखिए अब इसमें नया मामला निकल कर आ गया। पहले खबर क्या, पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर फायरिंग मामले में नया मोड़ आया। दूसरे कोचिंग सेंटर ज्ञान बिंदु ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देकर बताया कि खान कोचिंग के सुरक्षा गार्डों ने ही फायरिंग की थी। पुलिस ने दोनों गार्ड गिरफ्तार किए। पुलिस का दावा है गार्डों ने खान सर के कहने पर फायरिंग करने की बात कबूली है, खान सर के कहने पर। अब खान सर से भी पूछताछ की गई, उन्हें इस केस में आरोपी बनाया जा सकता है। ये क्लियर कर दिया गया कि उन्हें आरोपी बनाया जा सकता है। पहले ये खबर आई निकल के, फिर आ गई पटना पुलिस ने खान सर की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू की। उनके दोनों गार्डों को फायरिंग करने के आरोप में कल गिरफ्तार कर लिया था। उधर खान सर का कहना है कि कोचिंग पर हमला करने के बाद सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई गई थी। अब क्या है क्या नहीं, लेकिन फिलहाल मैं तो ये भी कहता हूं कि होना भी चाहिए था खान सर, क्योंकि भाई खान सर सीधे सीधे वो सब कर रहे थे जो बड़ा सा बड़ा व्यक्ति नहीं कर पाता। संवैधानिक पद, बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग नहीं कर पाते, खान सर वही काम कर रहे थे बिना कि संवैधानिक पद पर बैठे, तो ये होना ही था। और आप गोदी मीडिया को तो जानते हैं, आज बहुत खुश होंगी, कोई बहुत बड़ी एंकर हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ी एंकर समझती हैं तो नहीं, लेकिन वो बहुत खुश होंगी कि चलिए कम से कम विवाद का अंत यहाँ पर जाकर हुआ। अब आपके जरा दूसरी तस्वीर दिखाएंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या क्यों नहीं होती है। तो हम तुम्हारे साथ हैं कि नारे लग रहे हैं। कहाँ हो रहा है, हिंदू रक्षा दल इकट्ठा होता है आजकल। गाजियाबाद का खोड़ा इलाका इनके लिए एक रोजगार का साधन बन गया है, दिहाड़ी मजदूरों के लिए। और वहाँ डेली इस तरीके की नारेबाजी करना, ये तमाशे करना इनके लिए आम हो चला है। मैं फिर कहता हूँ कि सूर्या के साथ जो हुआ उसके लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। और मेरे ख्याल से पुलिस जो जिस तरह का आजकल न्याय कर रही है उस लिहाज से किया भी, असद की एनकाउंटर कर दिया। वो बात अलग है कि दूसरे मामले में इन तमाम हिंदूवादी संगठन के लोगों को समझ में नहीं आता, फिर इसी तरह की नारेबाजी वहाँ पर भी जाके कर सकते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं, क्योंकि दूसरा पक्ष भी हिंदू है। तो इनकी दिहाड़ी मजदूरी कहाँ से निकलेगी, ऐसे ही तो निकलेगी, ठीक है ना। अब आइए अगली खबर। खबर क्या है, संभल में खंडेश्वर शिव मंदिर के पास मजार बनी हुई थी, ठीक है। जांच के बाद मजार का निर्माण अवैध पाया गया, ओके। डीएमएसपी की मौजूदगी में मजार को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया। और बहुत आसान भी है, ये बहुत आसान इसलिए भी है क्योंकि इतने आसानी से आप कैसे वो कुछ कर पाएंगे। तो ये एक क्लियर कट चीज़ें निकल कर सामने आई कि भैया ठीक है। अब आइए इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक टिप्पणी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की सीएम योगी को सलाह, एडवाइस दी गई है और सही भी है, सलाह ही दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं इस दौर में आप कितना ही आदेश दे दीजिए, कोई मानने वाला तो है नहीं। तो सलाह के नाम पर कम से कम ये रहता है कि अदालतों का सम्मान बचा रहता है, वरना आदेश तो, ऑब्जर्वेशंस तो, टिप्पणियाँ तो, बुलडोज़र वाले मामले पर भी, उसके साथ साथ आपने देखा
जिस तरीके से एनकाउंटर हुए उसको लेकर भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की सीएम योगी को सलाह है कि अफसरों की जवाबदेही तय करें, उन्हें जिम्मेदार ठहराएं। बाकी आपकी सलाह दी गई है, बाकी योगी आदित्यनाथ की अपनी मर्जी है। अब समय आ गया है कि वरिष्ठ पुलिस अफसरों और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। कोर्ट ने कहा कि विभागों या अधीनस्थ कर्मचारियों की चूकों के लिए जरूरत पड़ने पर बड़े अफसरों को आपराधिक रूप से भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने कहा कि राज्य को उच्च जिम्मेदारी का सिद्धांत अपनाना चाहिए, जिसके तहत प्रशासनिक पदानुक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि उचित मामलों में अधीनस्थों की गलतियों को रोकने या उन पर कार्रवाई करने में विफल रहने वाले अधिकारियों को भी आपराधिक जिम्मेदारी के दायरे में लाया जाना चाहिए। ये क्लियर किया। अब सलाह दी गई है, अब सलाह दे सकते हैं। मैंने कहा ना, आप आदेश दें, कुछ करें, मानते कहाँ हैं। हमने तो देखा कि संभल वाले सीओ साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश था, वहाँ तो आदेश भी नहीं माना गया था। उन्होंने कहा नहीं, हम तो ऊपरी कोर्ट में जाएंगे, जबकि फौरी तौर पर होता है कि आपको पहले एफआईआर दर्ज करनी है और उसके बाद ऊपरी कोर्ट पर जाने का रास्ता आपका होता है, क्लियर होता है। लेकिन यहाँ नहीं, उन्होंने कह दिया हम तो नहीं करेंगे एफआईआर दर्ज, हम पहले ऊपरी कोर्ट जाएंगे। तो सलाह देगी, कम से कम कोर्ट का सम्मान तो बना रहता है। इस साल देश में बढ़ेगी महंगाई, आरबीआई गवर्नर ने युद्ध और अल नीनो को वजह बताया है। इस देश का आरबीआई गवर्नर किस लेवल पर सोचते हैं, अब सोचिए, ये भी एक अर्थशास्त्री के तौर पर होते हैं। उन्हें 28 फरवरी के बाद इतने महीनों बाद याद आया कि भाई दिक्कत तो है, अब महंगाई बढ़ेगी, इस देश में महंगाई बढ़ेगी। अब जाके याद आया अल नीनो इसकी वजह है, युद्ध वजह है। बाकी नीतियां तो बहुत चंगी सी चल रही हैं और आप जानते हैं देश तो मजबूत हाथों में है ही, कोई इसमें दो राय भी नहीं है कि देश मजबूत हाथों में नहीं है। वो बात अलग है कि इसका एक आंकड़ा भी निकल कर सामने आया। पहले ये देखिए, भारत की आर्थिक यात्रा, जीडीपी बनाम केंद्र सरकार का ऋण, ये निकल कर सामने आया है कि कैसी जीडीपी, क्योंकि जीडीपी गिर रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इन सब के बीच सरकार का ऋण क्या है। तो शीतल पी सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार है, वो बताते हैं भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी लेकिन कर्ज उससे भी तेज बढ़ा। सरकार अक्सर बताती है कि भारत की जीडीपी 2008 के 1.2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2026 में लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। ये निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस चमकदार तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। इस अवधि में केंद्र सरकार का कर्ज 27 लाख करोड़ से बढ़कर 214 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। 214 लाख करोड़ का, यानी जीडीपी का लगभग 3.4 गुना बढ़ा, जबकि सरकारी कर्ज करीब 8 गुना बढ़ गया। कैसे 1.2 ट्रिलियन 4.2 ट्रिलियन तक पहुंचा जीडीपी। 27 लाख करोड़ से 214 लाख करोड़ तक का कर्ज हो गया है। जीडीपी का अनुपात ये भी बताया। सबसे बड़ा सवाल ये कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही तो कर्ज कहीं उससे ज़्यादा तेजी क्यों बढ़ रहा है। 2014 में कर्ज से जीडीपी अनुपात 45.1% था, आज ये लगभग 60% के आसपास पहुंच गया है। इसका मतलब है कि देश की आय बढ़ने की तुलना में उधारी कहीं तेजी से बढ़ रही है। सरकार विकास की उपलब्धियां गिनाती है, लेकिन क्या विकास का ये मॉडल लगातार बढ़ते कर्ज पर टिका हुआ है? सवाल नहीं पूछना गलत है। देश मजबूत हाथों में है, सिर्फ इस पर बात करनी है। और चलिए, आपको देश कितने मजबूत हाथों में है, कम से कम देश की तो पता है, दिल्ली बहुत मजबूत हाथों में। सुन लीजिए, पानी की कितनी दिक्कत अभी हो रही है आजकल के समय में, जब इतनी भरी गर्मी पड़ रही है। पानी हमारा जो आता है वो इवेपोरेट हो जाता है बीच में कुछ पानी, तो उसके कारण शॉर्टेज हो जाती है। सोचिए, एक नया ज्ञान दीदी का आया है निकलकर। इसमें बता रही है कि वाष्प बन के उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। जो पानी हमारा आता है वो बीच में एवोरेट हो जाता है, यानी कि भाप बन के हो जाता है, इसलिए पानी की शॉर्टेज हो रही है। दिल्ली में पानी की किल्लत पर ये हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के विचार। और ये विचार यूं ही नहीं है, लोग सवाल यही पूछ रहे हैं। पानी आते वक्त भरी गर्मी में भाप बनकर लुप्त हो जाता है, इसलिए पानी की शॉर्टेज हो गई है। रेखा गुप्ता जी, बहुत बहुत नमन आपको। आप जैसे ही मुख्यमंत्री की तलाश दिल्ली को लंबे वक्त से थी। सुषमा स्वराज भी वो नहीं कर पाई, और शीला दीक्षित नहीं कर पाई, अरविंद केजरीवाल तो कतई नहीं कर पाए। आप जो कर रही हैं ना, सैल्यूट। दिल्ली की एक अलग ही पहचान बनेगी यकीनन। नमस्कार।